हेलो स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चंस जेई मेन के 22 और 23 के। अब इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं आईआईटी मेन में से। साइक्लोट्रॉन रिमूव हो गया है, उसके अलावा आर्ट्स मैग्नेटिज्म भी। पर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, वो या बोर्ड एग्जाम या फिर जिनको एडवांस देना है, उनके लिए ये यूजफुल हो सकता है। बाकी लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन? अ वायर एक्स of length 50 centimeter carrying a current of 2 ampere is placed parallel to a long wire y of length 5 meter. The wire y carries a current of 3 ampere. The distance between the two wires is 5 centimeter and currents flow in the same direction. The force acting on the wire y is. तो आपको मालूम होगा, दो पैरेलल वायर्स हो, सेम डायरेक्शन में यदि करंट बह रहा हो तो इनके बीच आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, ये कैसे याद ला सकते हैं? तो सेम डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें ए आता है सेम में। जब आप सेम लिखते हैं तो ए आता है, मतलब फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, इस बात को ध्यान रखकर आप चाहें तो इसमें से ऑप्शंस रिमूव कर सकते हैं। जैसे फोर्सेस कैसे आएंगे? ये तो आएगा फोर्स एक्स पर और इधर आएगा फोर्स वाई पर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रिमूव हो सकता है? ये वाला, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वायर एक्स, क्योंकि हमको फोर्स निकालना है वाई पर। द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर वाई विल बी टूवर्ड्स एक्स एंड नॉट अवे फ्रॉम द एक्स, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बाकी सभी में टूवर्ड्स वायर एक्स लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तो ये बात हुई। उसके अलावा ये जो फोर्स होते हैं, ये दोनों ये होते हैं इंटरएक्शन के फोर्स, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर। ये फोर्सेस होते हैं इंटरएक्शन के, मतलब दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब ही एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब किसी भी एक को फाइंड करके और दूसरे के बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वायर तो है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग और दूसरा है 5 मीटर का। ये लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर से इसकी लोकेशन पर फील्ड निकाल कर ये फोर्स निकालना आसान है। जबकि यह है फाइनाइट लेंथ का, इसकी फील्ड यदि यहाँ निकालेंगे तो बहुत कैलकुलेशन होगी। तो इसमें से जो आसान हो वो काम हम कर लेंगे। हम पहले निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका तो फॉर्मूला ही आपको याद होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। किस पर निकाल लें? इसके ऊपर निकाल लेते हैं, एक्स के ऊपर फोर्स जो पर यूनिट लेंथ काम कर रहा है। तो पहले निकालनी पड़ेगी हमको फील्ड। इसने एक्स की लोकेशन पर कितनी फील्ड प्रोड्यूस की वो निकालनी पड़ेगी। उसको मैं लिख रहा हूं बी एक्स वाई। एक्स की लोकेशन पर वाई ने प्रोड्यूस की हुई फील्ड, ये बड़े आसानी से निकल आएगी। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है? 2I/d। इजीली निकल आएगा ये हो गई फील्ड। फिर इसमें बहने वाला करंट एक्स में, ये मैं निकाल रहा हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द वायर एक्स। तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन एल, पर यूनिट लेंथ। तो बी एक्स वाई आई एक्स, और फिर क्या आएगा? यहाँ लेंथ तो आएगी नहीं, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा ये होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। आईबीएल साइन थीटा के फॉर्मूले में जो साइन थीटा आता है, तो इसकी फील्ड यहाँ कैसी होगी? तो इसको ऐसे होल्ड कर लेंगे राइट हैंड से। तो फील्ड कैसी दिख रही है? बाहर आती हुई, मतलब वाई ने एक्स की लोकेशन पर डॉट की फील्ड प्रोड्यूस की। और अब लगा देंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फील्ड फोर फिंगर से और करंट मिडिल फिंगर से, तो फोर्स आ रहा है इधर। इसी तरह इस पर भी फोर्स निकाल सकते हैं, पर ये मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ का है। आसान ये था, इसलिए ये मैंने किया। तो ये फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द लोकेशन ऑफ एक्स बाय वाई, करंट इन एक्स, और फिर यहाँ साइन थीटा। थीटा कैसा हो गया? 90, और थीटा 90 होने से साइन 91 होकर सिर्फ इतना फोर्स। अब ये क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और फिर यहाँ क्या आएगा? 2I/y, क्योंकि हम y ने प्रोड्यूस की फील्ड निकाल रहे हैं, अपॉन डी, डिस्टेंस हमको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये आएगा। और यहाँ आएगा x। तो ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ।
पर हमको फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है y के ऊपर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में ही मल्टीप्लाई कर देंगे y की लेंथ का। तो हमको y पर फोर्स, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों पर सेम लग रहा है, पर यूनिट लेंथ जो लगेगा वो दोनों के ऊपर सेम होगा। तो बस अब इसमें लेंथ का और मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यूज भी डाल देता हूं मैं। 10⁻⁻7 इंटू 2 आई एक्स आई वाई कितने कितने 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। तो 2 इंटू 3 अपॉन सेपरेशन इनके बीच की है 5 सेंटीमीटर में, पर उसको मीटर में कन्वर्ट किया। और अब y की लेंथ का मल्टीप्लीकेशन वो कितनी है, वो है 5 मीटर, यानी 5 और आएगा। बस ये आपका आंसर आ गया। ये है टोटल फोर्स जो y पर लग रहा है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं मत बल्कि टोटल फोर्स है। तो 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। तो ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 2 12, और 10 की पावर्स मतलब 10⁻⁻5 न्यूटन, ये हमारा आंसर होगा। और होगा कैसा ये फोर्स, टूवर्ड्स द वायर एक्स, क्योंकि हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, टूवर्ड्स द वायर एक्स। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक है, इसको 1.2 लिखा हुआ है, ये ध्यान देंगे नहीं तो गड़बड़ी में ये टिक ना कर दें। ये 12 है, तो 1.2 मतलब 10 से डिवाइड, 10 से किया मल्टीप्लाई, तो -4 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड्स वायर एक्स, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, a compass needle of oscillation magnetometer oscillates 20 times per minute at a place P of depth 30 degree. The number of oscillations per minute become 10 at another place Q of 60 degree depth. The ratio of the total magnetic field at the two places BQ upon BP is. तो जेई मेन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ वो इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी बच्चे इसको समझेंगे। क्या क्या बातें दिमाग में आनी चाहिए, पहली बात तो ये कि टाइम पीरियड, कंपास निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट होती है और उसका टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई आएगा यहाँ, और उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैग्नेटिक मोमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड एट दैट प्लेस। तो ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सेम निडल दो प्लेसेस पर ऑसिलेट हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम रहेंगे। मतलब ये टाइम पीरियड हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू horizontal component of Earth's field at those places. T is proportional to 1 upon अंडर रूट बी एच। ये बात दिमाग में आनी चाहिए थी। तो दिखने में आसान है पर बहुत उठा पटक है इस सवाल में। दूसरा आपको याद आना चाहिए एंगल ऑफ डेप्थ। तो किसी भी प्लेस पर ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, और निडल रुकेगी इस तरह से हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाती हुई, और हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पर वो झुक जाती है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेप्थ। तो ये यदि टोटल फील्ड है बी, या एंगल ऑफ डेप्थ यदि डेल्टा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस प्लेस पर कितना होगा, उसको बी एच कहते हैं। वो होगा बी टोटल फील्ड उस जगह की इंटू कॉस डेल्टा, और इधर आती है बी वी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा बी साइन डेल्टा। अभी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ दो प्लेसेस पर बात हुई है। एट पी, प्लेस पी की यदि बात करें तो वहाँ एंगल ऑफ डेप्थ कितना है, वो है 30 डिग्री। तो वहाँ टोटल फील्ड यदि बी पी हो तो पी पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वो होगा बी पी, और एंगल ऑफ डेप्थ वो दिया है 30, मतलब ये होगा कॉस 30 डिग्री। और प्लेस क्यू पर क्या होगा, बी एच क्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड एट प्लेस क्यू, वो है 60 डिग्री का डेप्थ वहां पर। तो यहाँ आ जाएगा टोटल फील्ड, और यहाँ आएगा 60 डिग्री। ये तो हुई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात। अब इधर टाइम पीरियड की बात करते हैं। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। क्या बोला है हमसे, हमसे बोला है कि प्लेस पी पर 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं पर मिनट, 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 60 सेकेंड में। यानी एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, एक ऑसिलेशन में मतलब टीपी वो हो जाएगा 3 सेकेंड पी पर। और क्यू पर बोला है पर मिनट 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं,
10 ऑसिलेशन 60 सेकंड में, और इसलिए एक ऑसिलेशन होने का टाइम कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। तो इन चारों वैल्यूज से अब ये सॉल्व होगा। तो क्या लिखेंगे, हमको चाहिए क्या है, बी क्यू अपॉन बी पी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमको बी पी अपॉन बी क्यू चाहिए, पर हम लिखेंगे टी क्यू अपॉन, या टी पी अपॉन टी क्यू लिख लेते हैं, टी पी अपॉन टी क्यू। ये कितना होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्यू के ये ऊपर आ जाएगा बी एच क्यू, और इधर आ जाएगा बी एच पी। इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए। अब ये कितना है, बी एच क्यू, ये है बी क्यू कॉस 60, बी क्यू और कॉस 60 मतलब 1/2, तो 2 यहाँ आ गया। और नीचे आएगा बी एच पी मतलब बी पी, और क्या आएगा, कॉस 60 मतलब √3/2, ये 2 ऊपर पहुंच गया। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अब ये बच रहा है, और इधर टाइम पीरियड्स डाल देते हैं, पी 3 क्यू 6 मतलब 1/2, और अब स्क्वेयरिंग कर दें तो ये तो हो गया 1/4, और इधर ये स्क्वायर रूट हट गया, यानी क्या बचा, बी क्यू अपॉन बी पी। √3 का कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया √3/4। बी क्यू अपॉन बी पी हमें चाहिए था, तो √3/4 ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnet hung at 45 degree with magnetic meridian makes an angle of 60 degree with the horizontal. The actual value of the angle of depth is, तो फिर से अर्थ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन, ये बेस्ड है ट्रू डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ वाले कंसेप्ट पर। तो सिर्फ जेई मेन जो दे रहे हैं वो इसको छोड़ दें, बाकी बच्चे ध्यान से सुने। पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने व्हाइट से दिखाया हुआ है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, यह है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होता है आपको पता होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। कोई निडल यदि फ्रीली सस्पेंडेड होगी, कोई मैग्नेटिक निडल, तो वो इसी प्लेन में स्टे करती है, पर किस तरह, हॉरिजॉन्टल से। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो यदि निडल सस्पेंड करेंगे हम मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो वो इस तरह स्टे होती है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर झुकी हुई, और इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेप्थ। ये टोटल फील्ड का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक निडल टोटल फील्ड की डायरेक्शन में रुकती है, बी की डायरेक्शन में, इस तरह से डेल्टा एंगल बनाती हुई हॉरिजॉन्टल से, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेप्थ। अब इस टोटल फील्ड का इधर जो कंपोनेंट होता है वो होता है बी एच, और इधर जो कंपोनेंट होता है वो होता है बी वी। तो यदि ट्रू डेप्थ निकालना है आपको, 10 डेल्टा निकालना है, तो वो क्या होगा, बी वी अपॉन बी एच, इजीली हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में जैसे बोला है कि उस निडल को हमने किसी नए प्लेन में, ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल पर है, मतलब जैसे यहाँ बोला 45 डिग्री, तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल थीटा पर ये ग्रीन से दिखाया हुआ दूसरा प्लेन है, और इसमें वो निडल इस तरह स्टे करेगी, और इस तरह स्टे करेगी, तो उसका जो एंगल ऑफ डेप्थ होगा, ये एंगल ऑफ डेप्थ हो गया उसके लिए, उसको लिख देते हैं हम डेल्टा डैश। अब वो कितना होगा, ये बात हो रही है किसकी, अपैरेंट डेप्थ की। यदि मैं बात कर रहा हूं अपैरेंट डेप्थ का, तो हमको चाहिए 10 डेल्टा डैश, और वो कितना होगा, तो उसके लिए हमको चाहिए पड़ेगा ये वर्टिकल कंपोनेंट, इस एंगल का टेंजेंट ले रहे हैं हम, तो ये चाहिए होगा, वो तो है कितना, बी वी, पर ये कितना होगा, ये चाहिए हमें हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको मैं अभी हाल फिलहाल लिख देता हूं बी एच डैश। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो बी वी है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, वो है बी एच डैश। अब ये कैसे आएगा, तो हमको ये मालूम है वेक्टर बी एच, ये यदि पता है तो उससे थीटा एंगल पर उसका कंपोनेंट ही होगा ये, यानी ये होगा बी एच कॉस थीटा, बी एच कॉस थीटा। तो सभी आपने देख लिया होगा अच्छे से कि ये डेल्टा डैश क्या है, ये है अपैरेंट डेप्थ, और थीटा क्या है, थीटा उस नए प्लेन ने जो मैग्नेटिक मेरिडियन से बनाया हुआ एंगल है वो है वो, तो ये हो जाएगा बी एच कॉस थीटा।
अब यदि मैं बात करूं ट्रू डिप की, ट्रू डिप, यदि मैग्नेटिक मेरिडियन में ही सस्पेंडेड है निडल, तो फिर क्या होगा? ट्रू डिप क्या होगा? तो ट्रू डिप तो होगा बी वी अपॉन बी एच। बस ये दो इक्वेशंस हमको मिल गई हैं, तो हमको ट्रू डिप और अपेरेंट डिप के बीच में रिलेशन मिल गया। बस यहाँ पर डाल देना है हमको बी वी बाई बी एच को टेन थीटा, और अब आगे के लिए इस फॉर्मूले को आपको रट लेना है। क्या रट लेना है? टेन डेल्टा डैश, मतलब अपेरेंट डिप का टेंजेंट इज इक्वल्स टू tan ऑफ ट्रू डिप अपॉन, क्या आएगा यहाँ? बी वी अपॉन बी एच, कोई मैंने क्या लिखा है? टेन डेल्टा अपॉन कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा? उन दोनों प्लेन्स के बीच एंगल का कोसाइन। बस इतना यदि आपको पता है तो फिर इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था यहाँ? हमसे पूछा है टेन डेल्टा, एक्चुअल डिप पूछा हुआ है, तो हमसे पूछा है टेन डेल्टा, तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होगा कॉस थीटा इंटू टेन डेल्टा डैश। अब थीटा क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में? वो बोला है 45। A magnet hung at 45 degree with magnetic meridian makes an angle 60 degree with horizontal, मतलब ये दिया हुआ apparent depth tan 60, तो बस ये कितना हुआ? cos 45 मतलब 1 अपॉन रूट टू, और tan 60 मतलब रूट थ्री, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू हुआ अंडर रूट थ्री बाई टू, यानी डेल्टा हो जाएगा tan इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इसका आंसर है। और आगे के लिए अब आपको इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए। टेंजेंट ऑफ अपेरेंट डिप इज इक्वल टू tan ट्रू डिप अपॉन कॉस थीटा, और थीटा इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल है। तो ये कंसेप्ट है ट्रू डिप और अपेरेंट डिप का। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 6 into 10 to the power minus 5 Tesla at any place where the angle of dip is 37, the earth's resultant field at that place will be। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डिप, फिर से मैं बनाता हूँ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये डायरेक्शन टोटल फील्ड का, और वो निडल किस तरह से स्टे करती है? इस तरह स्टे करती है, फ्रीली सस्पेंडेड निडल। ये हो गई वो निडल। अब ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप। ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल फील्ड बी का, मतलब ये बी एच, और ये बी वी। तो क्या बोला इस क्वेश्चन में कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में वो कितना होगा? वो होगा टोटल फील्ड बी, और यहाँ क्या आएगा? साइन डेल्टा। ऐसा फॉर्मूला बना लिया। अर्थ रिजल्टेंट फील्ड मतलब ये हमसे पूछा हुआ है, तो बी बराबर होगा बी वी, वो दे रखा है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 अपॉन साइन डेल्टा, और क्या दे रखा है? वो साइन 37 ये दे रखा है। अब साइन 37 कहाँ से लाएंगे? तो टेन 37 हमको बताया हुआ है, वैसे तो वैल्यूज याद रहती हैं। टेन 37 मतलब ऐसा, ये होगा एंगल 37, tan 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें चाहिए साइन 37, तो साइन 37 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 अपॉन 3/5, तो ऐसा हो गया। ये दो से कट के ये हुआ 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, इसका मतलब ये हुआ 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 टेस्ला। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, पर फिर से अर्थ मैग्नेटिज्म का। अगला क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन भी अब सिलेबस में नहीं है जेई मेन के, तो जेई मेन जो दे रहे हैं सिर्फ वो इस क्वेश्चन को छोड़ दें, स्किप कर दें, और बाकी बच्चे पर ध्यान से सुने। A cyclotron is used to accelerate protons. If the operating magnetic field is 1 Tesla and the radius of the cyclotron d is 60 centimeter, the kinetic energy of the accelerated protons in mega electron volt will be। मास दिया है प्रोटॉन का और चार्ज दे रखा है,
तो यहाँ बोलना चाहिए था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज, ये नहीं बोला है क्योंकि यहाँ डी की रेडियस दी हुई है। मतलब हम जब सर्कुलेट होगा प्रोटॉन तो हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, आई मीन मैक्सिमम रेडियस के सर्कल में जब वो घूम रहा होगा, जब उसे विंडो से बाहर निकलना होता है प्रोटॉन को, तब की बात हो रही है। तो हमको चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमको समझना पड़ेगा। अब यहाँ भी कंसेप्ट तो वही लग रहा है, एम वी मैक्सिमम स्क्वायर लिख देंगे बस। ये क्या लिख रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ मैं। ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि मैं आर मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, उस समय वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा क्यू वी बी, वी मैक्सिमम इनटू यहाँ आएगा मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहाँ से हमको वी मैक्सिमम मिल जाएगा। वी मैक्सिमम कितना आ गया फिर, वी मैक्सिमम इक्वल्स क्यू बी आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम मतलब डी की रेडियस, क्योंकि वो सेंटर पर कहीं प्रोड्यूस होता है वो चार्ज पार्टिकल और फिर सर्कुलेट होता है। बिल्कुल आखिरी वाली ऑर्बिट में जब घूम रहा होगा तब वो डी की रेडियस ही होगी, मतलब ये आर मैक्सिमम होगा। तो क्यू बी आर मैक्सिमम अपॉन क्या आया एम, ये आया वी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई है, एक्चुअली है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हाफ मास ऑफ प्रोटॉन और फिर इसका स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन एम स्क्वायर। तो एक एम कट गया। तो ये जो फॉर्मूला आया है इसको हमें यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो k इज इक्वल टू क्या लिखें, क्यू स्क्वायर मतलब उस चार्ज पार्टिकल के चार्ज का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, आर मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां तक तो आप पहुंच गए। इसके बाद में अब जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे SI में, तब ये आंसर निकल कर किस में आएगा, जूल में। और फिर जूल को बदलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर उसके बाद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पर ध्यान से करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब क्यू कितना, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर। तो ये ऐसा लगता है इसका क्या करेंगे, बहुत डरावना सा लग रहा है, पर आगे आसान है। 1 टेस्ला की फील्ड है तो ये तो 1 हो गया। आर मैक्सिमम मतलब ये 60, पर वो सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया और उसका स्क्वेयरिंग किया, अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो ये आंसर अभी किस में आएगा, अभी आएगा ये जूल में, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 जूल। आसान सा रिलेशन है। तो 1 जूल मतलब इसे डिवाइड करना है कितने से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और फिर इसको बनाना है मेगा, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होता है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा में बदलने के लिए 10⁶ से डिवाइड करेंगे, तब जाकर ये आंसर निकल कर आएगा मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और आप देख रहे हैं आंसर बहुत आसान है, मतलब ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो देख रहे हो आप कि ये क्वांटिटी इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, एक बार ये कैंसिल हो रहा है, फिर यहाँ बचा है 1.6, अब सिर्फ स्क्वायर तो हट गया है, स्क्वायर हट गया है तो 1.6 इस 1.6 से कैंसिल हो रहा है। फिर बस बाकी सब 10 की पावर्स हैं, तो ये है 60, और 60 का स्क्वायर मतलब 3600, 3600 के अलावा फिर 10 की पावर्स 10⁻⁻⁴, ये -19, फिर ये -4 ऐसा होगा। और फिर इसको यहीं सॉल्व कर दें, 10⁻⁶ यदि दे दें इसको तो -21 बचा ये, और -21 बचा तो ये 21 बनकर ऊपर जाएगा। नीचे क्या बचा, नीचे बचा सिर्फ 2, 2 से ये 1800 लिख दें इसको, इसको 18 लिख लेते हैं,
और ये 10 की पावर्स में शामिल कर देते हैं इसको, तो ये 2 जीरोस मिलकर ये कितना हुआ 23। 23 और ये 19 और 4 ये भी 23 है, मतलब ये सब कुछ कैंसिल आउट होकर सीधे आपका आंसर आ गया 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डरना नहीं चाहिए इस तरह के कैलकुलेशन से, थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा, सब्र से करेंगे तो सॉल्व हो जाता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस ऑफ यूनिफॉर्म वायर, द लेंथ पी क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। पी आर क्यू एस ये लेंथ बराबर है, एंड पी क्यू आर एस ये दोनों है 100 सेंटीमीटर के, ये 100 सेंटीमीटर। इफ अमीटर करंट रीडिंग चेंजेस फ्रॉम आई टू 2i, मतलब इनिशियली इसकी रीडिंग थी आई, फिर हो गई 2i, तो हमको बताना क्या है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर पी क्यू ड्यू टू वायर आर एस इन द टू केसेस रिस्पेक्टिवली, ये निकालना है हमको। फोर्स ऑन पी क्यू, फोर्स ऑन पी क्यू पहले कितना था, फोर्स ऑन पी क्यू बाद में कितना है जब करंट 2i हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी करंट इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। अब करंट जब यहाँ से सप्लाई होगा, यहाँ से जब वो आएगा करंट, तो यह है जंक्शन, और जंक्शन पर आकर करंट को क्या होना है, डिवाइड। और क्योंकि ये जो पाथ है और ये जो पाथ है वायर यूनिफॉर्म है और ये लेंथ बराबर होंगी, क्योंकि यह है 100, यह है टोटल कितना है पी आर, ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, ये 100, मतलब 105 सेंटीमीटर लंबा ये पाथ है, और ये भी उतना ही है, और इसलिए करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो केस वन में यदि करंट कितना है, ये रीड कितना कर रहा है आई, इसका मतलब यहाँ से आई आया, I/2 और फिर एड अप होकर इसने शो किया आई, यानी दोनों में करंट आई फ्लो हो रहा है। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा एफ पी क्यू, जब आई करंट दिखा रहा है एमीटर, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे होंगे करंट्स सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, या लेंथ वैसे बराबर है पर लिख लें कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या आता है 2, और ये करंट कितना है, ये I/2, ये I/2, यानी I² अपॉन 4, और इनके बीच की सेपरेशन, इन वायर्स के बीच की सेपरेशन विच इज PR 5 सेंटीमीटर। ये सब नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि कैंसिल आउट होना है इनको। तो ये आया फोर्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी 100 सेंटीमीटर, यानी 100 इंटू 10⁻⁻²। ऐसा डरावना सा ये बना। अब केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में वो रीड कर रहा है कितना 2i, इसका मतलब ये कितना होगा आई, ये होगा आई, इक्वली डिवाइड तो हुए ही करंट, टोटल इज 2i, यानी इंडिविजुअली दे आर आई एन आई। तो बस अब की बार पी और क्यू के बीच लगने वाला फोर्स, जब करंट कितना है, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 2i है, ये जो लिखा है ये 2i है, तो कितना होगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर यहाँ क्या आएगा 2i², अब तो i और i है, अपॉन सेपरेशन, सेपरेशन है 10⁻⁻², और लेंथ है 100 इंटू 10⁻⁻²। ऐसा सब आने के बाद में ये सब ज़्यादातर चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, मेंटली भी कर सकते थे आप इसको, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ऊपर कितना बच रहा है 1/2, और नीचे है 2, 1/2 अपॉन 2 मतलब 1/4, यानी रेशियो होगा 1:4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट विद अ मैग्नेटिक मोमेंट 5 ampere meter square is placed in parallel position relative to magnetic field of 0.4 Tesla. The amount of required work done in turning the magnet from parallel to anti-parallel position relative to the field direction is. इसका तो फॉर्मूला आपको पता होगा, ये वर्क डन पूछा जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि ये वर्क डन होता है PE cos θ1, मतलब इनिशियली किस पोजीशन में है माइनस cos θ2, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। इसी तरह का फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में होता है,
P की जगह ले लेता है M, E की जगह आने लगता है B, और ये फॉर्मूला भी लगने वाला है। तो माइंडफुली करेंगे क्वेश्चंस, तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ बोला हुआ है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इस बहाने आप मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट याद रख सकते हैं। अब यूनिट याद आ गई तो आपको डायमेंशन भी इजीली मिल जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन क्या है। तो यदि यूनिट आ गई याद तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन इजीली लिख सकते हैं। हाल फिलहाल तो ये फॉर्मूला लगने वाला है। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 5, फील्ड कितनी है, फील्ड है 4/10 टेस्ला, 0.4 टेस्ला। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और गॉस ये CGS यूनिट है। टेस्ला और गॉस में रिलेशन क्या है, तो 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें इसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है, याद रखें। द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल, पैरेलल मतलब θ0, और एंटी पैरेलल मतलब 180। ये एंगल होता किस किन दोनों के बीच का है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। पैरेलल रखा है तो θ1 0, एंटी पैरेलल कर दिया मतलब θ2 इज 180, cos 180 -1 होता है और ये 1 होता है, तो ये 2 बन गया। एंड आंसर क्या आ गया, 5 × 4 × 2/10, ये इसका आंसर है। तो 4 आ गया। 4 क्या, वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, मतलब आंसर आएगा किसमें, जूल में। तो 4 जूल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही सवाल यहाँ पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पी की यूनिट क्या होती है, तो P इज Q इंटू 2A, मतलब कूलम इंटू मीटर, और डायमेंशन क्या होता है उसका, कूलम मतलब 80 और मीटर मतलब L, 80L उसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो माइंडफुली करना चाहिए क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन, a long conducting wire having a current I flowing through it is bent into a circular coil of n turns, then it is bent into a circular coil of small n turns. The magnetic field is calculated at the center of the coils. In both the cases, the ratio of magnetic field in first case to that of the second case is, तो इसमें लेंथ कांस्टेंट रहेगी। एक बार कितने टर्न्स हैं, कैपिटल N, और दूसरी बार कितने, स्मॉल n। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अनवाउंड करके फिर से वाउंड करते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं, और सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट नहीं, उनका रेशो निकालना होता है V1/B2, तो हमेशा याद रखो कि ये क्या होगा, n1² / n2²। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है सॉल्व करने के, सीधे B1/B2 होगा n1² / n2²। बस वैल्यूज डालो और निकाल लो रेशो, तो क्या होगा। वैसे ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं दूसरे एक क्वेश्चन में, पर आपको तो अब ये फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। B1/B2 इज इक्वल टू n1² / n2², और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट केस टू दैट ऑफ द सेकेंड केस, तो B1/B2, तो पहले कितने टर्न्स थे, कैपिटल N, और बाद में कितने हैं, स्मॉल n। तो बस ये इसका आंसर है, कैपिटल n² / स्मॉल n², एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विद इन नो टाइम इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर with semicircular arc of radius pi/10 meter is carrying current I equals to 3 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center O of the arc is, और क्या बताया, द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम मतलब ही म्यू नॉट, वो है 4 pi × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो किसी भी क्वेश्चन के बहाने आपको बहुत सारी नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है। जैसे यहाँ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम की यूनिट दे रखी है, कितनी है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर्ड, तो याद रखो कि म्यू नॉट की ये यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर्ड। या फिर आपने सुना होगा इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। तो इस बहाने आपको इसकी यूनिट पता हो गई। फिर यदि कभी डायमेंशंस पूछ लें और ये याद आ जाए, तो न्यूटन मतलब mLt-2, और ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है एम्पियर, ये भी ऊपर, तो आपको डायमेंशन भी मिल गई म्यू नॉट की, कई बार पूछी जाती है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये किसी सर्किट का कोई पार्ट दिखाया हुआ है जिसमें
तीन एलिमेंट्स हैं या तीन सेक्शंस हैं, उसमें से ये दो तो स्ट्रेट हैं और एक है सेमी सर्कुलर। हमको सेंटर पर फील्ड बतानी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। तो पहले तो इनकी बात कर लेते हैं, स्ट्रेट पार्ट्स की। तो आपने पढ़ा हुआ है बाय सेवेर्ट लॉ, डी बी एलिमेंट्री फील्ड ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन करंट एंड दिस एलिमेंट डी एल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो स्ट्रेट कंडक्टर के अलोंग यदि आप कभी जाओगे, जैसे ओ पर फील्ड फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू दिस सेक्शन ए स्ट्रेट कंडक्टर, तो अलोंग लेंथ जाने पर वो थीटा होगा 0, और थीटा 0 होने से फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। मतलब कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर अलोंग इट्स लेंथ कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब इसे और इसे तो हम छोड़ सकते हैं, बचता है सिर्फ ये सेमी सर्कुलर आर्क करंट कैरिंग। करंट इसमें इस तरह का है, डायरेक्शन हालांकि नहीं पूछा हुआ है, पर सेंटर पर फील्ड पहले तो ये याद आना चाहिए, किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर फील्ड क्या होती है। इसको ध्यान से सुने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ आता है 2 पाई एन आई अपॉन आर, ये कॉइल के लिए। और जब लूप की बात होती है तब एन हो जाता है 1, और इसलिए फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, 2 पाई आई अपॉन आर, ऐसी होगी फील्ड। अब किसी सर्कुलर आर्क की बात हो रही हो, सर्कुलर आर्क की यदि बात हो रही है, तो फिर क्या करते हैं, तब फिर हम इसकी जगह 2 पाई की जगह अल्फा लिख देते हैं, तो फील्ड हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ आने लगेगा अल्फा पर, अल्फा की वैल्यू रेडियन में सब्सटीट्यूट करनी है, अल्फा आई बाय आर। अल्फा इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन। जैसे इस केस में ये सेमी सर्कल है, यहाँ पाई डाल देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब इतना नहीं सोचना है, बस ये याद रखना है कि सर्कुलर आर्क के लिए हम इस 2 पाई को ही अल्फा लिख देते हैं, फिर सेमी सर्कल होने पर पाई क्वाड्रेंट है तो पाई बाय 4 डाल देंगे, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पाई बाय 6 डाल देंगे, एक्सेट्रा। हाल फिलहाल तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज 10⁻⁻⁷ ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 4 पाई कट के 10⁻⁻⁷। फिर क्या, अल्फा, अल्फा मतलब अल्फा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन, तो ये हो जाएगा पाई। और फिर करंट, करंट इज 3 एम्पियर में ही है, और नीचे क्या आएगा, रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है, पाई बाय 10, पाई बाय 10, तो ये पाई से पाई कैंसल आउट होकर ये हमारा आंसर हो गया 3 × 10⁻⁻⁶, यानी ये हो गया 3 माइक्रो टेस्ला, क्योंकि ये आंसर आएगा टेस्ला में, 10⁻⁻⁶ लिखा हुआ है, तो इसको 3 माइक्रो टेस्ला भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। ये डाला हमने 10⁻⁷, फिर अल्फा पाई इंटू करंट 3 एम्पियर अपॉन इट्स रेडियस आर एस पाई बाय 10, सॉल्व कर दिया, पहले आया आंसर टेस्ला में, फिर उसको माइक्रो टेस्ला में एक्सप्रेस कर दिया, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, a long straight wire of circular cross section is carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. The magnetic field is, तो इसको आपने एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ा होगा, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, उसमें इसकी बात हुई है, सर्किटल लॉ। तो इस तरह का वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसको सिलेंडर मान लिया हमने, और करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। अब बात किसकी हो रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है क्रॉस सेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो ये एक तो प्रॉपर्टी है, आपने इसको डिराइव भी किया होगा। जब बात किसकी हो रही है, स्मॉल आर, इसकी एक्सिस से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस, रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस ए है इसकी, और जब आर होता है ग्रेटर देन ए, मतलब कहीं बाहर हम बात करते हैं, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और जब आर लेस देन ए होता है, लेस देन ए होता है, तब
फिर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। बस ये प्रॉपर्टी यहाँ पर पूछी हुई है, जीरो इन द रीजन आर लेस देन ए, क्या जीरो होती है? तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन ए, ये भी गलत हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर लेस देन ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन आर ग्रेटर देन ए, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर यूनिफॉर्म बोल रहा है आर लेस देन ए में, यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि अंदर वो आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लीनियरली बढ़ती है। अब कभी इसका ग्राफ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो बस ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा पहले और फिर ऐसा हो जाएगा। मतलब स्मॉल आर जब तक रेडियस के बराबर है तब तक लीनियरली वो वेरी करती है और उसके बाद फिर 1/r से डिक्रीज होती है। तो ऐसा ग्राफ भी इसका आपने प्लॉट किया होगा। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला, a straight wire carrying a current of 14 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2.2 centimeter as shown in the figure. The magnetic field produced by the current at the center of the arc is 10⁻⁻4 टेस्ला। हमको बताना है ये इसका फैक्टर क्या आएगा यहाँ पर। तो अब ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा यदि पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना है। हमको मालूम है इन स्ट्रेट पार्ट्स की फील्ड तो जीरो होगी, जो कुछ होगी वो इसकी वजह से होगी। और कितनी होती है वो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा, मतलब पाई आई अपॉन आर। बस इसमें वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। 10⁻⁻7, फिर पाई की वैल्यू 22/7। करंट कितना दे रखा है? करंट इज गिवन टू बी 14 और रेडियस है 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का ये मीटर बना दिया। ये एक डेसिमल हटाया तो ये 140 हो गया और ये 22 से 22 कैंसिल हुआ, ये 7 से 20 बार ये कैंसिल, और 20 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। हमको बताना है पावर -4। -4 के लिए इसे 10 से डिवाइड किया और इसे 10 से मल्टीप्लाई, तो हमको फिल करना पड़ेगा यहाँ पर 2। आंसर इज 2। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे। The current sensitivity of a moving coil galvanometer is increased by 25%. This increase is achieved only by changing in the number of turns of coils and area of cross section of the wire, while keeping the resistance of the galvanometer coil constant. The percentage change in voltage sensitivity. तो दोनों की बात कर लेते हैं पहले। तो ये बात हो रही है किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, तो आपको मालूम है ये होता है उसके ऊपर एक्ट करने वाला, ये कौन सा टॉर्क है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क, और इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते हैं। हमसे बात यहाँ हो रही है फाई बाय आई की। इसको क्या कहते हैं? फाई बाय आई को इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। मैंने उसको एस सी लिख दिया है, फाई बाय आई। तो फाई बाय आई क्या होगा? वो होगा NAB अपॉन सी। ये हुई करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करोगे, मान लो उसको SV लिख दें, तो यहाँ आएगा फाई और यहाँ क्या आएगा? वोल्टेज V। और V कैसे मिलता है हमको? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर कर सकता है वो वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। यदि उसके कॉइल का रेजिस्टेंस R हुआ तो V की जगह बस आने लगेगा IR। और फाई बाय आई हमको मालूम है, तो फाई बाय आई यहाँ डाल दिया, NAB अपॉन सी, और यहाँ R आने लगेगा C इंटू R। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? कौन सी सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये तो हुए फॉर्मूले। अब यहाँ इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई बाय is achieved by only changing the number of turns of the coils। मतलब इसमें चेंज लाकर और इसको 25% बढ़ा दिया है करंट सेंसिटिविटी को। और आगे बोला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर while keeping the resistance of the galvanometer constant। यानी R को बदला नहीं है, सिर्फ इसको बढ़ाया है बाय चेंजिंग N। तो हमको बताना है इसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो क्योंकि R तो कांस्टेंट है और इसमें ये क्या है? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी यदि 25% से बढ़ाई होगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी 25% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर
ए करेक्ट हो जाएगा। इन केस आर भी बदला होता तो फिर ये प्रोपोर्शन में नहीं होते, एस सी और एस वी। हाल फिलहाल तो आंसर इसका है 25%। तो बहुत ध्यान से भी पढ़ेंगे तो ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल टर्न करंट लूप in the shape of a right angle triangle with sides 5, 12, 13 centimeter is carrying a current of 2 ampere. The loop is in a uniform magnetic field of magnitude 0.75 Tesla, whose direction is parallel to the current in 13 centimeter side of the loop. The magnitude of the magnetic force on 5 centimeter side will be x by 130 Newton. The value of x is. तो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है वो करंट लूप राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में, और उसकी साइड्स कितनी कितनी है, तो ये है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है ये 5 और ये तीसरी है 12, और इधर बन रहा है ये राइट एंगल, और एक फील्ड लगी हुई है कितने की 0.75 टेस्ला की, किस तरह से 13 सेंटीमीटर साइड के पैरेलल। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड 0.75 टेस्ला की। अब और क्या दिया हुआ है इसमें, बहने वाला करंट दिया हुआ है। मान लेते हैं इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट, करंट दे रखा है 2 एम्पियर का। इस तरह करंट फ्लो हो रहा है, हमको इस पर फोर्स चाहिए, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैग्नीट्यूड में आई बी एल साइन थीटा, और थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन लेंथ एंड फील्ड। हमको सिर्फ इस पर फोकस रखना है, हमारा इस आर्म के ऊपर 5 सेंटीमीटर, करंट इसमें भी 2 एम्पियर का है, हमको कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये लेंथ, क्योंकि स्ट्रेट वायर है इसलिए इसको ले सकते हैं, अदरवाइज डीएल लेकर काम करते हैं। हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल थीटा मान लें तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, ये हमको यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो फोर्स बराबर, अब करंट कितना है 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.75 टेस्ला में ही है वो, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर बना दिया, और यहाँ आएगा साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। फिर से लिखता हूँ इसको मैं, 2 इंटू 3/4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻², साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट ट्रायंगल है ये, तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 12/13। तो यहाँ रख दिया मैंने साइन थीटा का वैल्यू 12/13, और ये दे रखा है हमको x बाय 130, x अपॉन 130, और x की वैल्यू बतानी है, तो ये 10 बार कैंसिल हो गया इससे, और 10 का हो गया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻1, चाहे तो इसको नीचे लिख देते हैं, वो जो 10 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ था 10⁻1 होकर यहाँ आया नीचे, और ऑलरेडी वहाँ आ रहा है 4, तो ये होगा x का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, 10 से ये 2 बार कैंसिल, 5 से 2 बार कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल, ये 3 होकर ये हो गया ओवरऑल 9। तो इसका हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, उसको 9 से फिल अप करना पड़ेगा, आंसर इज 9। अभी अगला क्वेश्चन, अ लॉन्ग सोलोनॉइड is formed by winding 70 turns centimeter. If 2 ampere current flows, then the magnetic field produced inside the solenoid is. तो किसी लॉन्ग सोलोनॉइड के अंदर इनसाइड द सोलोनॉइड फील्ड होती है यूनिफॉर्म, और वो होती है म्यू नॉट एन आई, और एन क्या होता है यहाँ, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये टोटल नंबर हुआ, लेंथ यदि एल है सोलोनॉइड की तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये टोटल टर्न्स और ये टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो मान लो इसको यूज करें हम, तो b बराबर कितना, एक तो म्यू नॉट डालना है, म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, फिर टोटल टर्न्स कितने हैं 70, और लेंथ कितनी पर सेंटीमीटर बोल रहा है बस ये, तो पर सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर को इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली हमको ये दिया हुआ है, पर ये किस में दिया है 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और करंट कितना है 2,
तो ज़्यादातर तो 10 की पावर्स हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 10 टू दी पावर -5 हुआ, ये 0 दे दें तो 10 टू दी पावर -4 ये हट गया, ये अलग हो गया। 10 की पावर्स अलग कर दी हमने। अब यहाँ बचता है 7, यहाँ 2 और यहाँ 4 पाए। तो 4 पाए को डाल दें 22/7 और फिर यह है 14। तो ये 7 से 2 बार कैंसिल होकर बस 22 इंटू 8 करना है हमको। 22 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। तो 8 दूनी 16 और 176 आ जाएगा, 176 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बस ये याद रखें कि किसी लॉन्ग सोलोनॉइड के अंदर फील्ड, मतलब सेंटर पर बोल सकते हैं, फील्ड यूनिफॉर्म होती है और वो होती है म्यू नॉट एन आई, जिसमें एन होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम कैपिटल एन अपॉन एल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ये डायरेक्टली दिया हुआ था हमको 70 पर सेंटीमीटर, और उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तब ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट किया। या फिर इससे भी सोच सकते हैं, एल जो है वो सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व किया, इजीली आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो थोड़ी सी हम लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अब चारों को जब आपने देखा तो ऑप्शंस में जाओ आप। इस लिस्ट 2 में जो लिखे हुए हैं इसमें से एक ही सब्ट्रैक्टिव है, तो इसमें से कौन सा सब्ट्रैक्टिव है उसको देख लेंगे, बाकी सब एडिटिव है। एक ही सब्ट्रैक्टिव है, और सब्ट्रैक्टिव कब होगा ये, तो इसकी तरफ ध्यान दें। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर और ये एक सर्कुलर लूप, इसमें करंट है इधर, तो फील्ड कैसी होगी इसको राइट हैंड से मालूम करेंगे। तो हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स बता रही होती हैं फील्ड, मतलब ये होगी आउट। और इसकी वजह से, ये तो मैंने स्ट्रेट कंडक्टर की बात की है, फील्ड है बाहर मतलब डॉट, और इसकी फील्ड होगी क्रॉस मतलब अंदर। यानी इसमें फील्ड्स दोनों जो स्ट्रेट और सर्कुलर सेक्शन ने प्रोड्यूस किए हैं वो सब्ट्रैक्टिव है, और सब्ट्रैक्टिव वाला आंसर सिर्फ ये है, यानी ए के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा 3। एक कहानी खत्म। दूसरा, आप यदि यहाँ ध्यान देंगे, ये सिंगल है, इसमें दो टर्म्स ऐड नहीं हुई हैं। ऐसा कब होगा, ऐसा इसमें होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों तो कोई फील्ड प्रोड्यूस करेंगे नहीं, केवल ये करेगा। और अभी हमने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई आएगा मतलब अल्फा इज पाई आई बाय आर, पाई कट गया है यानी ये ऑप्शन है, यानी इसका आंसर 2 है। अब जरा ऑप्शंस में देखें तो ए में 3, ए में यहाँ 1 2 लिखे हैं, मतलब ये दोनों हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई आंसर है। और डी का भी हमको पता लग गया है सेकंड, तो डी सेकंड, ए 3, मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। ये दोनों तो इसमें सेम है, अब किसी एक के लिए और कर लेते हैं। अब यदि मैं इसकी बात करूं, इसमें 3 पार्ट्स हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों ही फील्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। तीनों फील्ड्स प्रोड्यूस करेंगे। इसकी फील्ड ये लॉन्ग कंडक्टर्स मानेंगे, और एक एंड पर फील्ड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या आता है, स्ट्रेट कंडक्टर जब लॉन्ग हो, इनफाइनाइट लेंथ का, और एक एंड पर जब बात करते हैं तो वो होता है आई बाय डी। आई बाय डी, और डी यहाँ पर रेडियस होगा। ये इसकी फील्ड, इसकी भी फील्ड ऐसी ही होगी, पर क्या वो एडिटिव है ये देख लेते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसा होल्ड कर लेते हैं इसको, अंगूठा रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, फील्ड कैसी आ रही है, फील्ड आ रही है बाहर, और इसकी वजह से भी बाहर आ रही है, मतलब ये दोनों फील्ड्स एडिटिव हैं। ये दोनों एडिटिव हैं, और एडिटिव किस में दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, पर इसमें 2 आना बता रहा है कि इन दोनों ने यहाँ फील्ड्स प्रोड्यूस की हैं, और इसकी फील्ड भी उसके साथ ऐड हो गई है, मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। तो अब क्लियर हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। पर आप इसको पूरा सॉल्व करना, ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगी, पर हाल फिलहाल तो हो गया है आपका काम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसमें यदि देखोगे तो स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी फील्ड तो होगी यहाँ, इसकी नहीं होगी, मतलब ये और ये प्रोड्यूस करेंगे, और ये भी वो इनफाइनाइट लेंथ का एक एंड वाला है मामला, यानी इसका आंसर आपको ये मिलेगा।
ये भी जस्टिफाई हो रहा है, सी का ऑप्शन सी में 4 आएगा, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सोलोनॉइड 1200 turns is wound uniformly in a single layer on a glass tube 2 meter long and 0.2 meter in diameter. The magnetic intensity at the center of the solenoid when a current of 2 ampere flows through it. तो इसको यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आप इस पर यदि ध्यान नहीं देंगे, हमसे क्या पूछा हुआ है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी नॉट मैग्नेटिक फील्ड। कुछ बच्चे एकदम चालू हो जाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट एन आई, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। पर क्या ये फॉर्मूला लगेगा अब? नहीं लगेगा, क्योंकि हमसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछी हुई है। और H बराबर क्या होता है, H पूछा है हमसे, H बराबर होता है B अपॉन म्यू नॉट, और B क्योंकि ये है तो ये आ जाएगा सीधे एन आई। कुछ बच्चों को ये डायरेक्टली याद होगा, एन आई एम्पियर पर टर्न या एम्पियर पर मीटर, उसकी यूनिट होती है एच की, तो डायरेक्टली ये याद होगा बहुत से बच्चों को। अब एन क्या होता है, 1200 टर्न्स हैं और कितनी लेंथ में, 2 मीटर में, और करंट कितना है, करंट है 2, यानी कट के हो गया 1200, और 1200 को लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 एम्पियर पर मीटर। तो आगे के लिए याद रखें कि एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है, यानी डायमेंशन क्या होगी, एल माइनस 1। ये बात हो रही है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो इसका आंसर हाल फिलहाल तो है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर the deflection in the coil is 0.05 radian when a current of 10 milliampere is passed through it. If the torsional constant of suspension wire is 4 into 10 to the power minus 5 Newton meter per radian, the magnetic field is 0.01 Tesla, and the number of turns in the coil is 200, the area of each turn in centimeter square is. इसमें भी फॉर्मूला तो ये लगने वाला है, NIAB मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ये होता है रिस्टोरिंग टॉर्क C5, जिसमें C होता है वो टॉर्शनल कांस्टेंट। हमको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। तो A बराबर कितना होगा, C5 अपॉन NIB। बस वैल्यूज डालकर इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट के साथ रखेंगे तो और अच्छा होगा। C कितना, C है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, यूनिट उसका दे रखा है रेडियन, न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन, न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन। ये टॉर्शनल कांस्टेंट, इसका मतलब फाई को रेडियन में होना चाहिए था, और वो है भी 0.05 रेडियन, तो ये रेडियन रेडियन कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो तो है 200, यूनिट होगा नहीं। करंट कितना है, करंट इज 10 मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया, ये हुआ। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड दे रखी है हमको कितने की है, 0.01 टेस्ला की, 0.01 मतलब 100 ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ यूनिट की बात मैं कर लेता हूँ, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये होगी इसकी यूनिट, ये एम्पियर कैंसिल आउट, और ये न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल आउट, रेडियन से रेडियन कैंसिल आउट, ये मीटर ऊपर जाकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और फिर उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको कन्वर्ट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 100 से, कलर चेंज कर लेते हैं, ये 100 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, एक तो ये काम खत्म। फिर इस डेसिमल को हटा दें तो यहाँ क्या आएगा, 10 टू दी पावर 2, फिर ये 10 टू दी पावर 2, ये 3 बना, और ये -3 से कैंसिल आउट, मतलब डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं बचा। न्यूमरेटर में क्या क्या है, तो न्यूमरेटर में ये 5 इंटू 2 यानी 10, ये निकाल क्या रहे हैं हम, एरिया। तो 5 इंटू 2 ये 10 इंटू 10 टू दी पावर -5, आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ये मीटर, ये 1/मीटर है, रेसिप्रोकेट होके इसको क्या बना देगा, मीटर स्क्वायर, आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। 10 टू दी पावर -4
मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू दी पावर 4 का. दिस मीन्स एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर होगा 1. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.